आज मैं आपको बिहार के एक गांव की ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जहां पिछले 3 सालों से हर महीने कोई आदमी या औरत या कोई बच्चा गायब हो जाता है और फिर वो कभी नहीं मिलता। पूछताछ करने पे बस इतना ही पता चलता है कि उनका कोई रिश्तेदार बाहर से आवाज लगा रहा था। बस उसी को देखने गए और उसके बाद फिर वो लौट के नहीं आए। और दोस्तों, आज की ये कहानी इतनी डरावनी और दहशतनाक है जिसे सुन लेने के बाद आप कभी भी देर रात, चाहे कोई आपका रिलेटिव भी आपको क्यों ना बुला रहा हो, आप दरवाजा खोलने की हिम्मत तक नहीं कर पाएंगे। मेरा नाम धीरज है और मेरे गांव से ये जो लोगों के गायब हो जाने का सिलसिला चल रहा है, इससे गांव का बच्चा बच्चा डरा हुआ है। इस गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि इस गांव को किसी बुरी शक्ति की नजर या किसी बुरी शक्ति का श्राप लग गया है, क्योंकि पुलिस वालों के इतने छानबीन करने के बावजूद भी कहीं कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन मैं इन सब बातों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। बुरी शक्ति, श्राप, नजर, मैं इन सारी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानता। इन सारी बातों को एक तरफ रख के मुझे सबसे ज्यादा अपने घर वालों की फिक्र होती है कि कहीं कोई ऐसा हादसा हमारे साथ ना हो जाए। इसलिए मैं इस गांव के सारे जवान लड़कों को इकट्ठा करके उनको अलग अलग टीम बना दिया हूँ और सबको बारी बारी गांव के पहरे की ड्यूटी लगा दिया हूँ और साथ में मैं भी रहता हूँ। लेकिन मैं जिस सच को जानने के लिए इतना बेचैन था, मुझे उसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो सच इतना दहशतनाक और इतना भयानक होगा कि उस सच का शिकार मैं खुद ही हो जाऊंगा। 2 महीने पहले की बात है। मेरे पड़ोस के कैलाश चाचा रात से ही गायब थे। पता नहीं चल रहा था कि चाचा आखिर कहाँ चले गए। मैं और मेरे सारे दोस्त अपने गांव और अगल बगल के 4-5 गांव में चाचा को ढूंढ के आ चुके थे, लेकिन उन चाचा का कहीं कोई पता नहीं चला और न ही पुलिस वाले आज तक ढूंढ पाए कि ये दिल दहला देने वाले घटनाओं के पीछे आखिर किसका हाथ है। गांव में बढ़ रही इन घटनाओं से मैं और मेरे सारे दोस्त काफी ज्यादा परेशान थे। तो इस वजह से मेरी बनाई एक टीम हर रात गांव की चौकीदारी करती थी और आज रात चौकीदारी के लिए मेरी टीम का नंबर था। मेरी टीम में मैं और मेरा जिगरी दोस्त केशव और 15-20 लड़के और थे। मैं और केशव हर काम में हमेशा साथ ही होते थे। हमारी टीम को आज रात 9 बजे तक खाना पीना करके और लाठी लेके गांव के बड़े रास्ते पे इकट्ठा जमा होना था। फिर उसके बाद टीम को हिस्सों में बांट के गांव के अलग अलग रास्तों पे भेज देना था और कुछ लोगों को गांव की गलियों में चक्कर लगाने की ड्यूटी रहती थी। आज मैं, केशव और 4 लोग गांव में चक्कर लगा रहे थे। अब तक रात के 11 बज चुके थे। गांव में चारों तरफ एकदम सन्नाटा फैला हुआ था और आज का सन्नाटा पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब और बेचैनी भरा लग रहा था। आज ना तो पेड़ के पत्तों की सरसराहट और न ही कीड़ों की आवाज आ रही थी। मैं ये सोच ही रहा था कि तभी केशव ने मुझे बोला, यार धीरज, आज गांव में अलग ही तरह का सन्नाटा और बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है और पता नहीं क्यों मुझे थोड़ी सी बेचैनी महसूस हो रही है। और आज की ये रात कितनी काली है। ना तो आज चांद निकला है और ना ही कहीं आसमान में तारे नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे अंदर ही अंदर कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे आज कुछ तो गलत होने वाला है। केशव की ये सारी बातें पीछे खड़े वो लड़के भी सुन रहे थे और उनके चेहरों पे भी चिंता की लकीरें साफ साफ नजर आने लगी थी। और इस अजीब से माहौल को बदलने के लिए मैं थोड़ा मस्ती किया। हाँ यार केशव, तू सच बोल रहा है। आज की रात सच में इतनी ज्यादा काली है कि पंकज हमसे बस कुछ ही दूर खड़ा है, लेकिन उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं इतना बोला तो केशव और बाकी लड़के जोर जोर से हंसने लगे और पंकज थोड़ा काला था तो इसलिए वो मेरी बात से थोड़ा चिढ़ गया। ऐसे ही हम कुछ देर तक मजाक मस्ती करते रहे। केशव और उन चारों लड़कों का ध्यान उस तरफ से तो हट गया, लेकिन इतना मजाक मस्ती करने के बाद भी मेरी बेचैनी और घबराहट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और बढ़ती ही जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। आखिर मुझे किस बात या किस वजह से
इतनी बेचैनी या घबराहट हो रही थी, मुझे उस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। मेरा खुद पे इतना काबू करने के बावजूद भी मेरी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। तो मैंने सोचा कि मेरा घर पे चले जाना ही ठीक रहेगा। तो मैं केशव को बोला, केशव यार आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। तो केशव बोला, क्यों, क्या हुआ तुझे? तू अच्छा भला तो लग रहा है। मैं इधर उधर की बातें बना के अपना डर और अपनी बेचैनी की वजह केशव के सामने बिल्कुल भी नहीं बोला, और फिर मैं इधर उधर की बातें करके घर की तरफ निकल गया। और फिर जैसे ही मैं उस गली से दूसरी गली में मुड़ा तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं अपने पीछे किसी के चलने की आवाज को साफ साफ सुन पा रहा था, लेकिन मैं अपने इस डर को अपने आप पे हावी नहीं होने देना चाहता था। इसलिए मैं अपने आप को बस यही समझाता रहा कि ये मेरा वहम है। फिर मैं और जल्दी जल्दी अपना पैर घर की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन जो कोई भी मेरा पीछा कर रहा था वो बस पीछे तक ही नहीं रुका। उसने 2-3 बार मेरा कपड़ा भी खींचा, लेकिन मैं बिल्कुल भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैं अपने घर पे पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया तो माँ ने दरवाजा खोला। फिर मैं जैसे ही घर के अंदर गया तो माँ ने घर का दरवाजा बंद कर दिया और मैं सीधा घर में बने उस छोटे मंदिर के सामने जाके खड़ा हो गया। कुछ देर उस मंदिर के पास खड़ा होने के बाद मेरी थोड़ी बेचैनी और घबराहट कम हुई। माँ तो पहले ही घर के अंदर जा चुकी थी और अब मैं भी जा ही रहा था कि अचानक दरवाजे पे कोई खटखटाने लगा। जब पहली बार खटखटाने की आवाज आई तो मैं कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी बार भी आई तो मैं तब भी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब तीसरी बार खटखटाने की आवाज आई तो उसके साथ किसी और की भी आवाज आई, और वो आवाज मेरी जानी पहचानी ही थी। वो आवाज मेरे जिगरी दोस्त केशव की थी। अरे धीरज, मैं हूँ केशव, दरवाजा खोल, थोड़ा काम है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन दरवाजा खोलने की तरफ जा ही नहीं रहा था। लेकिन दरवाजे से मेरी जिगरी दोस्त की आवाज आ रही थी, इसलिए मैं अपने मन की बात को बिल्कुल भी नहीं सुना और जाके दरवाजा खोल दिया। और उसके बाद जो भी मैंने उस दरवाजे से देखा वो देखने के बाद मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने जब दरवाजा खोला तो दरवाजे पे तो कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे घर के सामने सड़क के उस पार कोई परछाई नजर आ रही थी। अंधेरा होने की वजह से मैं उसको साफ साफ देख तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी वो दोनों आंखें इतना घना अंधेरा होने के बावजूद भी काफी ज्यादा चमक रही थी। मैं हिम्मत करके 2-3 बार आवाज दिया, केशव, ए केशव। लेकिन केशव का कोई जवाब नहीं आया। तब मैं समझ पाया कि यहाँ कुछ तो गलत है और जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया। और जब मैं दरवाजा बंद कर लिया तो मेरे दिमाग से जैसे कोई खेलने लगा कि जैसे केशव दरवाजे पे आया था और सड़क के उस पार खड़ी उस परछाई ने केशव के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं किया। मैं इतना सोचा ही था कि बाहर से केशव के रोने और चीखने की आवाज आई। फिर मैं जल्दी से गया, दरवाजा वापस खोल के देखा तो वहां केशव तो नहीं था, लेकिन वो परछाई जो अब तक सड़क के उस पार खड़ी थी अब वो सड़क के इस पार आके खड़ी हो गई थी। और जब वो परछाई सड़क के इस पार आई तो मुझे कुछ कुछ नजर आने लगा कि वो कोई औरत थी जो घूंघट में बाहर खड़ी थी। फिर मैं 2-3 बार आवाज देके उस औरत से पूछा कि कौन है वहां? लेकिन उस औरत का कोई भी जवाब नहीं आया। और अब जो मेरे साथ हो रहा था उससे मुझे बेचैनी नहीं बल्कि डर लग रहा था। फिर उस औरत की तरफ मैंने टॉर्च की लाइट को पॉइंट किया। फिर जो मैंने वहां देखा और देख के जो मुझे महसूस हुआ, उस हड़बड़ाहट में टॉर्च दरवाजे के बाहर ही गिर गई और मैंने दरवाजा अंदर से पूरी तरह बंद कर लिया। मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा था और मेरे पूरे शरीर में मानो बिजली सी दौड़ रही थी, क्योंकि जब उस औरत पे टॉर्च की लाइट पड़ी तो उस औरत ने अपना घूंघट हटा दिया। घूंघट हटाने के बाद उसका चेहरा बुरी तरह सड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ, पेट कटे फटे और उनसे खून रिस रहे थे। उस औरत के चेहरे के तो जबड़े बिल्कुल ही सड़ चुके थे और उसके काले और नुकीले दांत मैं साफ साफ देख पा रहा था। वो औरत इतनी भयानक और डरावनी थी कि हड़बड़ाहट में दरवाजा बंद करते समय टॉर्च मेरे हाथ से गिर गया
फिर दरवाज़ा बंद करने के बाद मैं दरवाजे पे अपना सर टिका के जोर जोर की सांसें ले रहा था, अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। और तभी मुझे मेरे कंधे पे किसी का हाथ महसूस हुआ। मुझे लगा मम्मी है। फिर मैं जैसे ही थोड़ा हौसला करके पीछे घूम के उस हाथ को देखा तो डर के मारे मेरी चीख निकल गई, क्योंकि ये वही औरत थी जो अब तक दरवाजे के बाहर खड़ी थी। मेरे सामने खड़ी वो औरत अपने उन चमकीले और डरावनी आंखों से मुझे घूर रही थी। मैं वहां से भागने की पूरी जी जान से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं अपनी एक उंगली तक नहीं हिला पा रहा था। कुछ देर तक वो औरत मुझे उसी तरह घूरती और हंसती रही। फिर वो औरत अपना एक हाथ मेरे गर्दन के पीछे ले गई। फिर उस औरत ने मेरी गर्दन को जोर से पकड़ा, और उसने जैसे ही मेरे गर्दन को पकड़ा, मेरा पूरा शरीर एकदम ढीला पड़ गया। फिर वो मुझे घसीटती हुई दरवाजे के बाहर लेके निकल गई। मैं अपने पूरे शरीर की ताकत जोड़ के चीखना और चिल्लाना चाहता था ताकि कोई मेरी आवाज सुन ले, लेकिन मेरे मुंह से चूं तक नहीं निकल पाई। तब मैं समझ गया कि ये वही डायन है जो इस गांव से लोगों को गायब कर देती है, और मैं अब तक मान चुका था कि अब मैं बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचूंगा। ये मुझे अपने साथ लेके ही जाएगी। फिर उसके बाद मैं कब बेहोश हो गया मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं एक अजीब से बूढ़े आदमी के सामने पड़ा हुआ था। जैसे उस बूढ़े आदमी ने अपने पूरे शरीर पे सफेद सफेद पाउडर को मला हुआ था, और उस बूढ़े आदमी की वो लाल आंखें देखकर तो मैं उठ के अपनी जगह पे बैठ गया। और जैसे ही मैं उठ के बैठा तो मुझे मेरे पीछे से मेरी मम्मी की रोने की आवाज आई, और जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो वहां मेरे मम्मी पापा और गांव के सभी लोग खड़े थे। मैं तो अपने आप को मरा हुआ मान चुका था, लेकिन अब अपने आप को जिंदा देख के मुझे यकीन नहीं हो रहा था। तो मैं भागता हुआ गया, अपनी मम्मी के गले लग गया। जब मैं अपनी मम्मी के गले लगा और उनके आंसू पोंछा तो तब जाके मुझे यकीन हुआ कि मैं सच में जिंदा हूँ। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आया और ये बूढ़ा आदमी कौन है। तो पीछे से केशव ने आके बताया कि रात में जब वो डायन तुझे गर्दन से पकड़ के घसीटते हुए बाहर लेके जा रही थी तो उसी वक्त हमारा तेरी गली में चक्कर लगाने का वक्त था। पहले जब हमने उस डायन को देखा तो हम सारे के सारे वहीं सहम गए। डर के मारे तो हमारे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो डायन इतनी भयानक और दहशतनाक थी कि एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर केशव ने बताया कि मुझसे फिर रहा नहीं गया। वो तुझे लेके जा रही थी मेरे जिगरी दोस्त को। पहले तो मैं लाठी लेके उस डायन की ओर दौड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, और मेरी इतनी हिम्मत देख के पीछे खड़े वो लड़के भी जोर जोर से चिल्लाने लगे और उस डायन की तरफ लाठी लेके भागे। हम उस डायन पे लाठी पानी की तरह बरसा रहे थे, लेकिन उस डायन के ऊपर उन लाठियों का कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो चुपचाप बस तुझे घसीटते हुए आगे लेके जा रही थी। फिर कुछ ही टाइम में पूरे गांव के लोग उठ गए और उस डायन को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया। फिर वो डायन इतने लोगों को देख के तुझे वहीं जमीन पे छोड़ दी और एक तरफ भागी। फिर पता नहीं कहाँ हवा में वो गायब हो गई। फिर उस डायन के चले जाने के बाद हम तुझे होश में लाने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन तू काफी देर तक बिल्कुल भी नहीं उठा। तो गांव के पंडित जी ने हमें इस तांत्रिक का पता बताया और अब तुझे होश भी आ गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल डराती कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें।